नमस्कार। 2021 की यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा आने वाली है और अभी से ही कुछ छात्रों का फ़ोन लगातार मुझे आ रहा है कि सीसेट में मैथ्स कितना सॉल्व करना है, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, क्या मैथ्स छोड़कर कॉम्प्रिहेंशन पर जोर देना ठीक रहेगा। इस तरह के कई सवाल हैं छात्रों के मन में और आज उसी के विषय में चर्चा करूंगा कि जिन स्टूडेंट्स को मैथोफोबिया है या मैथ्स से जिन्हें डर लगता है वो सीसेट पेपर को कैसे दें। यदि हम कुछ स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं जिनकी मैं आज चर्चा करने वाला हूं तो बहुत हद तक संभव है कि सीसेट पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स लाकर आपकी नैया पार हो सकती है। यह सच भी है कि मैं जो भी कुछ अभी कहने वाला हूँ वो कोई शॉर्टकट नहीं है या कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसलिए मेहनत से हमें भागना नहीं है। सच कहिए तो हम लोग अभी तक सीसेट को ठीक से समझ नहीं पाए हैं और बीते सालों में इसकी जो सिलेबस है उसमें भी काफ़ी बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं। तो यह सवाल हमेशा हमारे सामने खड़ा होता है कि जिनका मैथ्स ठीक नहीं है, रीजनिंग ठीक नहीं है, डीआई ठीक नहीं है, वह सीसेट के पेपर को कैसे हैंडल करें। आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और जो जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं उसे नोट करते जाइए। एक बात मन में बिठा लीजिए कि आपको सीसेट पेपर में टॉप नहीं करना है, आपको मात्र इसमें क्वालिफाई करने के लिए 67 अंक लाने हैं और यदि आप और भी अधिक लाते हैं तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप और ले आए, मगर हमें मात्र 67 अंक की ही इसमें ज़रूरत है और हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, ना कि इस पेपर में टॉप करने के इरादे से हमें आगे बढ़ना है। यदि आप मैथ्स में ठीक नहीं हैं तो कोशिश कीजिए कि कुल 47 से 48 प्रश्न हल कीजिए, जिसमें से 32 से 33 आपके सही होने चाहिए। इससे क्या होगा कि 15-16 प्रश्न आप यदि गलत भी कर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होने के बाद भी आपको 67.5 से आपको ज़्यादा मार्क्स आएंगे और जो सीसेट पेपर आपका क्लियर हो जाएगा जिससे। इसलिए आप 15-16 प्रश्न गलत करने के लिए स्वतंत्र हैं। और मज़े की बात यह है कि यदि आप मेरे कहने के अनुसार चलते हैं तो आप हर प्रश्न के लिए 2 मिनट 40 सेकंड आप दे सकते हैं, जो मुझे लगता है कि एक पर्याप्त समय है। कॉम्प्रिहेंशन से यदि 30 सवाल आते हैं तो आपको कोशिश करना है कि सारे हल कर दें। यदि आप छोड़ते भी हैं तो उसके पीछे कोई गंभीर वजह हो तभी छोड़िए, वरना कोशिश कीजिए कि सारा आप टॉपिक टच कर दीजिए, सारा प्रश्न टच कर दीजिए। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना सीसेट वाला जो होता है कॉम्प्रिहेंशन बहुत जटिल होता है, लॉन्ग होता है, खासकर उनमें जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर को हिला देने वाला होता है। अधिकांश जो पैसेज लिए जाते हैं वो पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी आदि विषय के होते हैं, तो लगातार एक के बाद एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से आपके अंदर भी एक अनुभूति होने लगती है कि आप किसी जंगल के जानवर से कम नहीं हैं और फिर पिछले पैसेज का उत्तर आप अगले पैसेज के प्रश्नों के उत्तर को समझ कर देने लगते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि कॉम्प्रिहेंशन के सवालों को लगातार हल मत कीजिए, है ना। लगातार आपका वो ब्रेन काम करना बंद कर देगा यदि एक ही टाइप का आप क्वेश्चन हल करते रहे। तो कुछ उसको एक ब्रेक लगा दीजिए, कुछ उसमें एक चेंज ले आइए और जंप कर जाइए आप। अच्छा रहेगा कि दूसरे प्रकृति के आप क्वेश्चन बनाने लगे, जैसे कि एक आता है ना वो सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बदमाश हैं और सभी बदमाश मंत्री हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आप हल कीजिए और फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की तरफ लौट आए तो आपका मन जो है वो स्टेबल रहेगा। आप यदि किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको कोई ये सब चीज़ बताने वाला नहीं है कि इस पेपर को टैकल कैसे करना है। ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका मैथ्स तथाकथित खराब है या वो खुद ऐसा समझते हैं कि मेरा मैथ्स ठीक नहीं है। और यह जाहिर सी भी बात है कि कोई कोचिंग आपको क्यों यह जानने की कोशिश करेगा कि आपका मैथ्स ठीक नहीं है या ठीक है, और वो क्यों आपको उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बताएगा और आपको अलग कोने में ले जाकर पढ़ाएगा। ऐसा तो संभव नहीं है। बात भी सही है क्योंकि उन्हें भी जल्द से जल्द सिलेबस को कंप्लीट करना होता है ताकि 1 साल के बाद आपको यह बोलने का अवसर नहीं मिले, यह बोलने का मौका नहीं मिले कि आपको सर आपको तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना था जो आपने कराया नहीं, तो आपने पैसे किस बात के लिए। तो आप उनसे तरह तरह के आक्रामक सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए वे खुद बेचारे हड़बड़ी में रहते हैं कि परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस सब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। क्लास में अधिकांश बच्चों को सर के मैथ समझ में तो आ जाते हैं मगर आपके दिमाग से सब ऊपर ही ऊपर चला जाता है और आप कभी कभी इतने निराश हो जाते हैं कि आप अपनी आगे की जो प्लानिंग है बहुत ही गलत बना लेते हैं और वहीं से खेल शुरू हो जाता है फेलियर का।
तो इस वीडियो के जरिए मैं यह बताना चाहता हूं कि आप यदि मानसिक रूप से तैयार ही नहीं हैं कि आपका मैथ्स ठीक नहीं है, नहीं आप मैथ्स को ठीक करने के लिए मेहनत करना चाहते हैं, तो आपके लिए कोई दूसरी वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि आपके लिए स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी। मगर यह मेरी ओर से लिख कर रख लीजिए कि आपका मैथ्स खराब नहीं है। भले ही आपको स्कूल के अपने मार्क्स याद आने लगे जिसमें आपको लगता था कि आपने ही शून्य का आविष्कार किया है, पर यह सब आपकी गलतफहमी है कि आपका मैथ्स खराब है। इसलिए यह बात तो दिमाग से बिल्कुल हटा लें। हाँ, भले ही आपका मैथ्स एवरेज हो सकता है, मगर वह भी थोड़े टाइम में बहुत अच्छा किया जा सकता है। मैं इतनी गारंटी के साथ ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम में से ज़्यादातर यही सोच लेते हैं कि हमारा मैथ्स खराब है और हम मैथ्स की प्रैक्टिस करते ही नहीं है। और हमारी इस मायूसी के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वह है हमारा स्कूल सिस्टम। हमें अच्छे मैथ्स के टीचर नहीं मिले और न ही हमें उस तरह से पढ़ाया गया जैसे पढ़ाया जाना चाहिए था। क्लास में अक्सर गणित से घबराने वाले छात्र दूसरों के सामने बुरा दिखने से डरते हैं और सवाल नहीं पूछते हैं। शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि उन्हें यह बताना चाहिए कि गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। कुछ बच्चे जन्म से ही मैथ में अच्छे होते हैं, यह बात सच है, पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता कि यह एक जन्म से जुड़ी हुई चीज़ है जो हम में नहीं है और आगे होगी भी नहीं। हम भले ही मैथ्स में थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं, पर सही गाइडेंस मिलने से इसको ठीक भी किया जा सकता है। मगर सवाल उठता है कि अब क्या? अब तो स्कूल कॉलेज हमारा सब खत्म हो गया, तो अब हमें कौन सही गाइड करेगा? क्या हमने देरी तो नहीं कर दी? ऐसे प्रश्न दिमाग में उठना लाजमी है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक नॉन मैथमेटिकल माइंड वाला छात्र भी मैथ्स में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकता है। और दरअसल हमें मैथ्स में महारत हासिल करना भी नहीं है, सीसेट में काम लायक मैथ्स सॉल्व करने हैं, जिसकी प्रैक्टिस मात्र 1 महीने में की जा सकती है। अब आता हूँ मेन टॉपिक पर कि मैथ्स को 20-30 दिनों में कैसे सही किया जाए। तो हमें मैथ्स के कुछ ऐसे चैप्टर पर फोकस करना है जिनको पढ़ना अनिवार्य है। इनके बिना आप चल नहीं सकते, या यूं कहें कि इनके बिना आगे बढ़ना कठिन है। मैं उन चैप्टर के नाम बताने वाला हूं, उन्हें नोट करते जाइए और आपको ये सारे चैप्टर्स पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। एक तो है नंबर सिस्टम, फिर है LCM SCF पढ़ लेना है आपको, फिर परसेंटेज पढ़िए, उसके बाद एवरेज पढ़िए और अंत में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़िए। ये 5 चैप्टर आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेने हैं, इसमें जी मत चुराइएगा। इतना करने के बाद लगे यदि थोड़ा समय आपके पास बचा है और थोड़ा और मेहनत आप कर सकते हैं, तो इंटरेस्ट जिसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह के इंटरेस्ट आपको पढ़ने हैं, उसे पढ़ लें। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी देख लें। वर्क एंड टाइम वाला चैप्टर भी देख सकते हैं। यदि थोड़ा समय और मिल जाता है तो स्पीड एंड डिस्टेंस भी पढ़ लीजिए। यदि आपसे अकेले यह सब नहीं हो पा रहा है तो इसका बेस्ट इलाज है 1-to-1 ट्यूशन। आपको किसी अच्छे टीचर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको आपके सामने बैठकर आपको पढ़ाए, वो आपकी कमियों को जाने और आप कितने पानी में हो वो अच्छी तरह से इस बात को समझे, इस पर काम करें। धीरे धीरे आप LCM SCF निकालना यह सब तो सीखिएगा ही, पर मज़े की बात तब है जब आगे आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपको अनुभव होने लगेगा कि LCM और वही SCF को कहाँ कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि सीसेट में LCM कैसे निकालना है, SCF कैसे निकालना है, इसके डायरेक्ट सवाल तो पूछे नहीं जाएंगे। इसलिए आपको जानना है कि इन चीज़ों को अप्लाई कहाँ करना है। और यकीन मानिए जब आप इस स्टेज में जाइएगा तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी सहायता के लिए कुछ चैप्टर की PDF फाइल मैं दे रहा हूँ। यदि आप चाहें तो उन्हें डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए उसका और एक बुकलेट टाइप का बना लीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं ब्रेन ट्रेनिंग के नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें कुछ इसी तरह के टिप्स के साथ आऊँगा। जय हिंद।